आज इतना कुछ खोने के बाद भी मैथिली शांत थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में ठाकुर खानदान का बिजनेस टॉप पर पहुंचाने वाली मैथिली रणवीर सिंह ठाकुर आज इतनी शांत क्यों है। क्योंकि आज तो उसने अपना सब कुछ खो दिया। पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया और ना तो इसकी जानकारी पुलिस को हुई और ना ही किसी और को। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? और इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर किया तो किया किसने। एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब सबकी निगाह मैथिली पर टिकी हुई थी कि अब मैथिली क्या करेगी, खुद को संभालेगी या अपना बचा हुआ बिजनेस संभालेगी या फिर अपने परिवार के साथ हुआ नाइंसाफी का बदला लेगी। मैथिली ऑफिस से निकली और निकलने में उसे थोड़ा लेट हो गया। रात के 10 बज गए थे और मैथिली ने अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया था। कारण था आज उसे लेट हो गया था। घर से कितने ही फोन आ चुके थे। कोई दूसरा दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज खास दिन था क्योंकि उसके दादा दादी का एनिवर्सरी थी और आज मैथिली का लेट होना मतलब अच्छा खासा डांट सुनना तो बनता है। इसलिए मैथिली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज्यादा कर जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। रोज की तरह आज भी गाड़ियों की सड़क पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर के साइड रोड थोड़ा शांत रहता था क्योंकि वहां थोड़ा रईस लोग रहते थे। हर कोई उधर आना जाना मना था। आम इंसान कम ही चला करता था। मैथिली ने अपने फोन चेक किया और जल्दी से अपने घर से के तरफ गाड़ी मोड़ लिया और मुड़ते ही एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी और एक सेकेंड बाद जब सामने देखा तो कोई उसके गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा था। मैथिली जल्दी से नीचे उतरी और पूछी दूसरी गाड़ी से। उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी नीचे उतरकर आगे आगे चलने लगे और जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचे मैथिली 3 कदम पीछे हुए और एकदम से आगे उसके लिपट गई। डैड उठिए, आप यहाँ कैसे? सब लोग कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे थे? बॉडीगार्ड, मैम सर को गोली लगी है, हमें देखने दीजिए। और जैसे ही मैथिली उठती है वो वैसे ही पीछे गिरने लगती है। बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। मैथिली जल्दी करो, उठाओ और 5 मिनट में मुझे ये हॉस्पिटल मिलने चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे। सब जल्दी से राजवीर को उठाते हैं और दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। मैथिली अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। 5 मिनट में घर के बाहर उसकी गाड़ी घिसटते हुए रुकती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो एक अजीब सी खामोशी थी। जहाँ रोज हल्ला होता था वहाँ आज सिर्फ खामोशी ही हर तरफ। मैथिली के साथ उसका सेक्रेटरी भी था जिसका नाम शिवम था। आज उसके साथ ही घर आने वाला था तो वो भी उसके साथ ही आ गया था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे, आज क्या था और क्या हो गया। मैथिली जल्दी से घर के अंदर जाती है और जैसे ही कदम अंदर रखती है चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। उसकी मम्मा, चाचा चाची, दादी, चाचा की बेटी एलिना, कोमल, उसका भाई रुद्र, दादा राजेश्वर और घर के सब नौकर सब जहां तहां पड़े थे। मैथिली को हिम्मत नहीं हो रही थी जाके सबको देखे, इसीलिए वो वहीं बैठ गई। शिवम जल्दी से सबको चेक करता है तो राजेश्वर, रुद्र और एलिना की सांसें अभी भी चल रही थी। शिवम, मैम, रुद्र, एलिना और दादू की सांसें अभी भी चल रही है। मैथिली सर उठाकर देखती है और जल्दी से शिवम के पास जाती है और बारी बारी शिवम की मदद से तीनों को गाड़ी में बिठाकर बोलती है, तीनों को लेकर जाओ सीक्रेट फार्म हाउस में जहां दादू जाते थे, जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को है। उन्हें में से तो भी एक डॉक्टर को परमानेंट वहीं रख लो और सब ये तीनों मुझे सही सलामत चाहिए, समझ गए? और निकलो जल्दी से, यहाँ मैं देख लूंगी और जब तक मैं ना बोलूं बाहर इन लोगों को छोड़कर मत आना। सिक्योरिटी बढ़ा दो वहां की। और शिवम जल्दी से तीनों को लेकर निकल जाता है। तब तक मैथिली का फोन बजता है। मैम सर नहीं बची, इन्हें काफी बुलेट लगी थी जिससे उन्हें बचाना नामुमकिन था। मैथिली, घर लेकर आओ डैड को। तब तक पूरी पुलिस फोर्स आके ठाकुर विला के बाहर खड़ी हो गई और अंदर बाहर हर जगह बस पुलिस और एम्बुलेंस। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नरसंहार आखिर क्यों किया गया, फिर किया तो क्या किया किसने, वो भी इस इलाके में आके। पुलिस जल्दी जगह जगह नाकेबंदी करने लगी। मैथिली घर में पड़े लोगों को देख रही थी और इन्हीं सब में अभी सबको अपने डैड की बॉडी को भी देखना था।
अब सबके आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं था। पुलिस वाले ने उस जगह बैठने को बोला और सबको उठाकर गाड़ी में उठा के बॉडी बारी एक साइड से रखने लगे। तब तक एक और एम्बुलेंस आगे रुकी जिसमें राजवीर को भी लेकर आए और आगे एक तरफ लिटा दिया। आज मैथिली को ना कोई डांटने वाला था और ना पूछने वाला, इसलिए वैसे ही बैठी थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे घेर कर खड़े थे, उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। मैथिली बाहर हॉल में बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अभी तक तो दादू, डैड और चाचू उसको हमेशा सपोर्ट करते थे। जब भी किसी चीज में उलझ जाती थी उसके पूछ लेती थी, लेकिन एक झटके में सब उसका साथ छोड़ देंगे उसने कभी नहीं सोचा था। बॉडीगार्ड, मैम, हमें सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कब तक आप बैठी रहेगी? मैथिली सर उठाकर देखती है तो सब बॉडीगार्ड को एक सफेद चादर से ढक दिया गया था, क्योंकि मैथिली ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। पुलिस अब भी घर का कोना कोना ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मीडिया वाले तक ये बातें पहुंच चुकी थी और इस टाइम ठाकुर बिला के बाहर मीडिया का पूरा हुजूम उमड़ा था। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से और मैथिली से बात करना चाहते थे। थक हार कर पुलिस कमिश्नर को मीडिया के सामने आना पड़ा। कमिश्नर, आप लोग अभी शांत रहिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे। अभी आप लोग क्रिमिनल को एक्टिव कर देंगे। मीडिया, सर, इतना बड़ा नरसंहार के पीछे कौन है? क्या आप जानते हैं? पूरा ठाकुर परिवार खत्म हो गया। तब आप लोग कहाँ थे? और अब आप कह रहे हैं आप लोग को कुछ पता नहीं, इसका क्या मतलब है? और मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, क्या उन्हें बचा पाएंगे? आप लोग जब पूरा परिवार नहीं बचा पाए तो क्या उन्हें बचा पाएंगे? सर, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कमिश्नर, नो मोर क्वेश्चन कहकर अंदर चले जाते। मीडिया, तो देखा आपने किस तरह से आज एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ऐसे सुरक्षित है हमारा देश और देश के नागरिक? कौन जवाब देगा इसका? किसी के पास है जवाब? पूरी मीडिया जानना चाहती थी इसका जिम्मेदार कौन है। एक 24 साल की लड़की कैसे संभालेगी खुद को जब उसके सामने उसका पूरा परिवार नरसंहार हुआ है। मीडिया अपने तरफ से सरकार और पुलिस को सवाल जानना चाहती थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं थी। अंदर मैथिली ने कहा कि सारे नौकर गार्ड और उसके पूरा परिवार का अंतिम संस्कार वो खुद करेगी, वो भी पूरी विधि विधान से। तैयारी करो सब करने की। 1 घंटे में सब तैयार हो जाती है और ठाकुर बिला से लेकर शमशान तक पुलिस बीत चुकी थी। सारे रास्ते रोक दिए गए थे। मैथिली आगे आगे और सारे बॉडीगार्ड पीछे पीछे सबको लेकर चल रहे थे। आधे घंटे में शमशान पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी ने सारी तैयारियां करवाई और मैथिली आंखों में आंसू लेकर सब शांति से करती रही, क्योंकि रोती भी तो कौन था संभालने वाला उसे जिसके सामने वो रो सके, और जो बचा है वो इस हालत में नहीं कि मैथिली को संभाल सके। पंडित जी ने सब कुछ अच्छे से मैथिली के हाथों करवा रहे थे। ऐसा करते हुए पंडित जी के हाथ भी कितनी बार कांप रहे थे। उनके आंखों से भी आंसू झलक रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना, सारे ठाकुर बिला के पूजा और शादी जो उन्होंने करवाया था आज तक, और आज अंतिम संस्कार भी कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लगभग 1 घंटे में सब कुछ करने के बाद जब मैथिली ने सबको मुखाग्नि दिया तो वो पूरी तरह से टूट गई और वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर कब तक संभाली थी खुद को, और उसे ऐसे देखा वहां जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया और मैथिली ने उसे पकड़कर रो पड़ी। उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो किसको पकड़कर रो रही है। तो संभाल ले रखा था उसने और अब उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा और वो बस वही बिलखिलाती रही। काफी देर रोने के बाद उसे ध्यान आया कि वो किसे पकड़ कर रो रही है। उसका तो कोई बच्चा ही नहीं, और जो है यहाँ इस हालत में हो ही नहीं सकता। तो खुद को किसी तरह संभाल कर ऊपर देखती है तो 27-28 साल का कोई लड़का, ग्रीन आंखों, चेहरा एकदम कठोर, जैसे अभी कितनों का खून करके आया हो। नॉर्मल कोई देखो तो डर जाए। बॉडीगार्ड इन दोनों को घेर के खड़े थे और उनमें से कुछ और नए चेहरे थे जिस मैथिली नहीं जानती थी। वो बस उसकी तरफ देखती रही तो वो बोला, घर चलो, यहाँ का सब हो गया है और आगे
का मैं सब देख लूंगा। और मैथिली को उठाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपने आदमियों से कुछ इशारा किया और मैथिली को लेकर ठाकुर बिला आ गया। मैथिली एक बार फिर जब घर पहुंची तो जोर जोर से रोने लगी वहीं बैठकर। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। और किसके लिए वो जिंदा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि फिर से आके उसी लड़के ने उसके कंधे से पकड़ उठाया। मैथिली उठो, घर के अंदर चलो। और जब वो भी नहीं उठती है तो उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। घर अब पूरी तरह से क्लीन था, कहीं कोई खून छिटा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैथिली वैसे ही तो रोती रही और रोते रोते कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने मैथिली को ले जाकर उसके रूम में सुलाया और बाहर आके डॉक्टर को फोन किया। 10 मिनट में डॉक्टर ठाकुर बिला आ गए और मैथिली को चेक करके नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ बातें करके बाहर चले गए। वो लड़का वही बैठ गया और बोला, आज फिर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इतने लोगों का जान सिर्फ तुम्हारे वजह से गई है तो कैसे संभालोगी खुद को। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, अपने लिए और अपनों के लिए। और क्या करूंगा मैं, वीर प्रताप सिंह। वीर मैथिली के पास बैठा था क्योंकि वो मैथिली को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अभी उसी की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां उसे अकेला छोड़ जाए। वीर ऐसे ही बैठे सो गया। सुबह जब फोन की घंटी बजी तो उसकी नींद खुली और सामने देखा तो मैथिली अभी भी सो रही थी। फोन लेकर वीर बाहर चला गया और कुछ देर बाद बातें करने के बाद मैथिली के रूम के पास आया और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। सुबह के 10 बजे जब तक मैथिली की आंखें खुली तो एक झटके उठकर बैठी और उसकी आंखों के सामने कल का मंजरा घूम गया। सब याद आते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने पास कोई है कि नहीं ये भी ध्यान नहीं था। कुछ देर यूं ही रोने के बाद उसे लगा कोई है जो उसे देख रहा है। अपनी नजर घुमाकर बगल में देखा तो वह वीर उसे ही देख रहा था। मैथिली जल्दी से अपने आंसू को पोंछकर वीर की तरफ देखती है, जैसे उसे जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन जो उसके साथ था और अभी भी उसके पास है। वीर उसकी आंखों में ही सवाल पड़ चुका था। अब उसने अपना लैपटॉप बगल में रखा और एक नौकर की आवाज दिया जिसका नाम रेबेल था। वह जल्दी से वहां आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेबेल, 5 मिनट में खाना लाओ यहाँ पर। जी सर बोलकर वो चला गया। मैथिली अब भी उसे ऐसे ही देख रही थी लेकिन कुछ बोला नहीं उसने। वीर अब मुड़कर मैथिली के पास आया और बोला, सब बता दूंगा मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आया हूँ, लेकिन उसके पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई है और इसे जीतने के लिए तुम्हें खाना खाकर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आखिर ठाकुर खानदान का बदला जो लेना है तुम्हें। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ बोलकर वीर चला जाता है। मैथिली भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और सोचती है किसने किया है ये सब। आज तक उसके डैड और दादू ने कभी बताया क्यों नहीं इन सब के बारे में। और ये कौन है, क्या सच में मेरी हेल्प करना चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। यही सब सोच रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा नॉक हुआ तो अपनी सोच से बाहर आई। फिर कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आ गई। बाहर वीर आराम से बैठा था और रेबेल वही नाश्ता लगा रहा था। मैथिली कुछ नहीं बोली और जाकर एक तरफ बैठ गई। रेबेल नाश्ता लगा के जा चुका था। वीर मैथिली की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। वह अभी भी जैसे शून्य में ही अपने आप को खोज रही थी। वीर जाके मैथिली के पास बैठ जाता है तो मैथिली उसकी तरफ देखती है। वीर, चलो नाश्ता करो फिर बताता हूँ। फिर दोनों साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। रेबेल आके सब साफ करके चला जाता है। मैथिली अब भी वीर की तरफ ही देख रही थी। वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। वैसे तो मैं राजस्थान का जैसलमेर का हूँ। मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। मेरे पापा वहाँ के राजवाड़े थे और मेरी माँ उस समय पूरे राजस्थान की सबसे सुंदर महिला जिससे मेरे पापा से शादी किया। यह शादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेरे माँ पापा ने लव मैरिज किया था जो उस समय कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसमें से सबसे आगे महेंद्र प्रताप था जो मेरी माँ से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी ये इच्छा पापा ने पूरा नहीं होने दिया और जब मैं 7 साल का था
तब उसने मेरे घर पर ऐसे ही नरसंहार किया था और पूरे परिवार को मार डाला। मैं बच गया क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा यहाँ मुंबई ले आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी शादी की सालगिरह थी और माँ पापा ने बोला कि वो दूसरे दिन आएंगे और मैं एक दिन पहले ही उनके साथ आ गया। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब अंकल से सब पता चला तो उन्होंने मेरे सेफ्टी के लिए मुझे यूएस भेज दिया और अगर नहीं भेजते तो महेंद्र प्रताप मुझे किसी तरह ढूंढ लेता, इसलिए अंकल ने मुझे यूएस भेज दिया जिससे किसी से कुछ पता न चल सके और मैं सेफ रह सकूं। मैं कुछ दिन पहले ही आया हूं, लेकिन अंकल के डायरेक्ट आने से मना कर दिया और बोले दादू के एनिवर्सरी में आ जाऊंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन महेंद्र प्रताप का बेटा, शायद तुम्हें याद होगा, जब 6 महीने पहले तुम्हें यंग बिजनेस पर्सन अवार्ड मिल रहा था तो उसने ही तुम्हें अपना हाथ से अवार्ड दिया था और तब से तुम्हें पाना चाहता है। और यह बात उसने अपने पिता यानी महेंद्र प्रताप को बताया और जब महेंद्र ने पता किया तो राजवीर अंकल और पापा की दोस्ती का उसे पता चला और ये भी कि राजवीर अंकल ने मुझे छुपा के भेज दिया था। इसलिए उसने पहले तुम्हारी शादी की बात अंकल से किया। जब वो नहीं माने तो उनको कई बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया, लेकिन किसी न किसी कारण से वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर वो कामयाब हो गया और सबको फिर से वैसे ही मारा जैसे 20 साल पहले मेरे घर वालों को मारा था। और ना तब कोई सबूत मिला था किसी को, ना कोई सबूत मिलेगा किसी को। लेकिन अगर तुम उसको मिल जाती तो शायद कुछ ना करके तुम्हें उठा ले जाता, मगर इत्तेफाक से तुम आज लेट हो गई थी और उसने सोचा तुम्हें फिर से राजवीर अंकल ने छुपा दिया, इसलिए गुस्सा में आकर सबको मार डाला। मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मैं तुम्हारे बाद पहुंचा। मैथिली सुन रही थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ है। उसके मम्मा, दादू, चाचू, चाची, कोमल, डैड, सब कुछ खत्म हो गया और वो भी सब उसकी वजह से। और फिर वही बैठकर रोने लगी, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सबको मार डाला, सब मेरी वजह से हुआ। वीर, मैथिली, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, अगर कोई वजह है तो वह है महेंद्र प्रताप। लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है और तुम्हारे रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा। तो चुप हो जाओ और सोचो आगे क्या करना है। अगर ऐसे ही रोना होता तो मैं 20 साल से रो रहा होता, इसलिए अब शांत हो जाओ और आगे बैठो और आगे की नीति बनाओ, क्योंकि मीडिया ने तुम्हारे बचने की खबर चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दिया है और वो जान चुका है कि तुम यही हो और शायद कुछ दिन में मुझे भी जान जाए। इसीलिए रोने से अच्छा लड़ना सीखो और अब हम दोनों को मिलकर उसको नामो निशान मिटाना होगा। तो तैयार हो जाओ। आज 2 साल बाद मैथिली एक बड़े से हॉल में बैठी थी। उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसे लगातार वो घूर रही थी। कुछ देर बाद उठी और उसके हाथ को पकड़ी पिस्टल के सारी गोलियां उस पर चिल्ला दी और बोली, नफरत नफरत नफरत, सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे, और वो दिन दूर नहीं, इस दुनिया के तुम्हारी हंसी मिटा दूंगी। तुम रहोगे लेकिन तुम्हारा वजूद चाहकर भी नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। ऐसे हस्ती बना दूंगी तुम्हारा कि ना खाब बनोगे और ना राख बनोगे। ना तो जलने दूंगी तुम्हें और ना ही बुझने दूंगी। आ रही हूँ, अभी तो तुम्हें मिलना है मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर से, तब तुम्हें तुम्हारी जीने का वजह पता चलेगी। अब बहुत ढूंढ लिए तुम मुझे, अब भागने की तैयारी करो। आ रही हूँ मैं, अब देखते हैं तुम्हारी ताकत बड़ी है कि मैथिली की हिम्मत और वजूद। अब मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए, और जो है उस वक्त तुम पहुंचो, मैं उसकी कोई वजह नहीं दूंगी। तब तक मैथिली का फोन रिंग होता है। मैथिली फोन उठा के, हाँ वीर बोलो, जाने का इंतजाम हो गया है। सब उधर से वीर की बातें सुन मैथिली फोन रख देती है और एक बार फिर उस भ्रम को देखती है और बोलती है, और एक बार फिर उस प्रेम को देखती है और बोलती है, जल्दी मुलाकात होगी हमारी, जस्ट वेट। मैथिली बाहर आती है तो उसके गार्ड हॉल में बाहर ही खड़े थे और उसकी जल्दी से कवर करते हैं। आज 2 साल में मैथिली ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि हर कोई उसके तक
हर कोई उसके तक नहीं पहुंच सकता था। बहुत सारे लोगों ने तो 2 सालों से उसे देखा भी नहीं था कि अब वो कैसे दिखती है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2 साल में उसे ही मिला था, लेकिन वो कभी अवार्ड लेने नहीं आई। मीडिया और लोग हर समय यह जानने की कोशिश में लगे रहते थे कि आखिर उस रात के बाद मैथिली कहाँ गई, क्या उसको भी मार दिया किसी ने। लेकिन अगर वो मर चुकी होती तो उसका बिजनेस हर दिन एक नई ऊंचाई कैसे छू रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि इतने बड़े नरसंहार के बाद जो बचा वो भी गायब हो गया। लेकिन उसके बाद भी सब काम वैसे ही चल रहे हैं। पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला और धीरे धीरे केस बंद हो गया। और आज इन 2 सालों में अवार्ड भी ठाकुर इंडस्ट्री को ही मिला, लेकिन मैथिली लेने नहीं आई। सब लोगों के अंदर मैथिली की मिस्ट्री बन चुकी थी। मैथिली बाहर आई जहां वीर उसका इंतजार कर रहा था। आज मैथिली को पहचानना हर किसी के लिए मुश्किल था, खास तौर पर जो उसके साथ इन 2 सालों में जो नहीं रहे हो। उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का तरीका, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इन 2 सालों में वीर ने चेंज कर दिया था। आज कोई उसकी झलके देख ले तो पागल हो जाए, क्योंकि मैथिली सुंदर तो पहले से ही थी और अब इन 2 सालों में वीर ने जिस हिसाब से उसको चेंज करने में कामयाबी हासिल किया था वो कोई छोटी बात नहीं थी। मैथिली आके वीर की तरफ देखी और बोली, चले कि अभी और तुम्हें इंतजार करना बाकी है। वीर मैथिली की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं और अब और नहीं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया इन 2 सालों में, फिर भी अगर कुछ नहीं सिखा पाया तो वो पेशेंस। तुम तो 2 सालों के इंतजार से ही थक गई। मैंने तो 22 साल इंतजार किया है। जरा सोचो कितना भूख होगी मुझ में उसके हंसी की धज्जियां उड़ाने, फिर भी मैं शांत हूँ, क्योंकि अब जो भी करोगे आमने सामने करेंगे, लेकिन वह हमारी परछाई को भी छू ना सकेगा। ऐसा करना है। इन 2 सालों में सब कुछ प्लान हो चुका है, लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद भी मैथिली बस एक मिस्ट्री ही रहेगी। उसे कोई देख नहीं सकता और वो सारी दुनिया देख सकती है। फिर जब उसने एक नज़र मैथिली को देखा तो वो भी बदले में उसे हल्के स्माइल के साथ अपनी पलकें झपका दी कि हाँ हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। अब इन दोनों के गार्ड कोई मामूली गार्ड नहीं थे। सबके सब पूरी तरह से ट्रेंड थे और जैसे किसी की एक आवाज भी इतना निशाना नहीं चुका सकती। वीर ने अपना फोन निकाला ही था कि बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और फिर वीर ने मैथिली की तरफ देखा तो मैथिली आगे बढ़ गई और वीर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए और कुछ ही देर में उनकी जेट ने अपनी रफ्तार पकड़ लिया। अंदर बस मैथिली, वीर और उनके गार्ड थे और जेट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। 8 से 10 मिनट के सफर के बाद उसकी जेट मुंबई रनवे पर उतरी। इस टाइम मुंबई के रात के 2 बज रहे थे। उनकी गाड़ियां पहले से ही रनवे पर मौजूद थी, जो किसी को देखने से पहले ही पलक झपकाते उन्हें लेकर गायब हो गई। कुछ लोगों ने बस परछाई देखी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। गाड़ी आके ठाकुर विला के बाहर रुकी तो मैथिली के 2 साल पुराना जख्म याद आ गया, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो सिर झटके के आगे निकल गई। वीर भी उसके साथ ही था और उसके हर एक मोमेंट पर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने मैथिली का ये रूप देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि अब मैथिली तैयार है। बदला तो अब अकेले ही ले सकता था, लेकिन जब मैथिली कमजोर पड़ जाती और फिर उसे कोई भी खतरे से भी नहीं बचा सकता था। पहले उसको राजवीर के कसम ने हाथ बांध रखे थे और फिर उसकी मौत के बाद मैथिली के हालातों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन आज वो दोनों ही वजह खत्म हो चुकी है। आज वो आजाद था हर फैसले लेने के लिए और कुछ भी कर गुजरने के लिए। ही सोचते हुए वो मैथिली के साथ ही ठाकुर विला के अंदर चला गया, जहां से खेल खत्म हुआ था। आज फिर शुरुआत वहीं से करने के लिए मैथिली और भी ठाकुर विला आ चुके थे। अब हमेशा तलाश थी तो बस अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचने की, लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि यह इतना आसान नहीं था। इसीलिए तो 2 साल लग गया पूरी तैयारी करने में। दोनों अंदर जाके फ्रेश हुए, तब तक खाना बन चुका था और नौकर लगा के जा चुके थे। दोनों ने खाना खाया और कुछ देर आराम करने अपने अपने रूम में चले गए।
अब ठाकुर बिला बाहर से पूरा बदला चुका था, लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। कारण था सबकी यादें जो बसी थी उसमें, और उसको चाहकर भी मैथिली मिटा नहीं सकती थी। उधर जयपुर में एक बड़े से हवेली के अंदर एक आदमी काले सूट में बैठा था। देखने पर किसी खूंखार शेर से कम नहीं लग रहा था, जिसे अगर कुछ देर में अपना शिकार नहीं मिला तो सब कुछ खाक कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 लोग उसके सामने सिर नीचे करके खड़े थे। उन्हें आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बोले तो भी मारे जाएंगे और ना बोले तो भी मारे जाएंगे। इसलिए बिना देर किए बोलना ही उचित समझा और एक ने धीरे से बोला, सर वह हमारे हाथ से फिर बच गया। इतना सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल, जो पूरी तरह लोडेड थी, पलक झपकाते खाली कर दिया और अब उसके सामने 3 लोगों की बॉडी थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता कि था उन्हें अभी अभी मारा गया है। तब तक पीछे से 2 लोग आए और उनके बॉडी उठा ले गए, क्योंकि इसमें ज्यादा देरी उनके भी मौत के कारण बन सकती थी। वो आदमी उठा और बोला, ना करने वाले मुझे पसंद नहीं, और दूसरी तरफ चला गया। 1 घंटे में मीटिंग रूम में बैठा वो सबको घूर रहा था, जैसे अपनी काली आंखों से ही सबको भस्म कर देगा। इसीलिए किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे आंखें मिलाए। फिर कुछ सेकंड बाद उसका सेक्रेटरी जोर से बोला, बॉस वो कहाँ है? किसी को पता नहीं, बस हर साल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें ही मिलता है, लेकिन वो 2 सालों में किसी को नहीं दिखी। अब किसी को ये भी नहीं पता वो जिंदा। तब तक उसे रिप्लाइज हुआ उसने गलत बोला। तब तक उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलत बोला और जल्दी से अपने गलती सुधार कर बोला, मतलब जब से महेंद्र प्रताप ने अपनी पूरी फैमिली खत्म किया है, उसी रात के बाद वो गायब हो गई और आज तक नहीं दिखी। पुलिस, मीडिया, सरकार, किसी को नहीं पता चला कहाँ गई। लेकिन एक बात और भी है, उसकी कंपनी और बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ है उन 2 सालों में। बोलकर वो चुप हो गया। तो वो आदमी बोला, ठीक है, उसके आगे से सारे डिटेल चाहिए मुझे, कोई एक क्लू भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उठकर चला गया। एक अंधेरे कमरे में आके बैठ गया, जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी, और उसने मैथिली की पुरानी तस्वीर लगी थी। उसे छूकर बोला, इतना नाराज हो मुझसे कि मैं याद भी नहीं तुम्हें। जब पहली बार तुम्हें देखा इतने सालों बाद तो सोचा तभी बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हारा वही 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जिससे तुम हर बात शेयर किया करती थी। कितने खुश थे हम उन लोगों उस टाइम। अगर डैड की एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो सब कुछ सही होता ना। मॉम को वो सब झेलना पड़ता, सब कुछ सही होता ना। मॉम को वो सब झेलना पड़ता और ना तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ता। देखो तो मुझे क्या से क्या बन गया हूँ, कैसे बताऊं तुम्हें। मैं तुम्हारा वही कबीर हूँ जो 20 साल पहले था, जो अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो अब कैसे देख सकता है। कहाँ हो मैथिली तुम? क्या तुम मुझे सच में भूल गई क्या? मैं इतना बुरा हूँ? सबके साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझती हो। कैसे समझाऊंगा तुम्हें आज मैं? राजवीर अंकल और सुहानी आंटी भी नहीं है कि तुम्हें बता सके कि मैं कौन हूँ। मेरा वजूद ना कल महेंद्र प्रताप से था और ना आज है, कभी होगा। उसने बस मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। सारी गलतियां खुद किया और सजा मुझे मिला। फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वहां पड़े कांच पर जोर से हाथ मारा, जिससे उसके हाथों से खून का एक फव्वारा निकला। लेकिन उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें कभी भी लाल और अंगारे बरसा रही थी। उसके पैरों के नीचे महेंद्र प्रताप के ढेर सारी तस्वीरें गिरी थी, जिस पर अपने पैरें रखकर उसे कुचलते हुए बोला, महेंद्र प्रताप, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। जितना छुपाना है छुप लो। तुमसे मेरा वजूद मिटना चाहा, अब देख तेरा क्या करता कबीर सिंह शेखावत। अब तुम्हें मैं खुद ढूंढ कर मारूंगा। आज तक मेरे हाथ बंधे थे क्योंकि तेरे पास मेरी माँ थी, लेकिन अब वो मेरे पास है। अब तुझे इतने भगाऊंगा कि भागने के लिए तेरे पास जमीन नहीं होगी। तेरी काली दुनिया में घुसकर मारूंगा। तैयार हो जा, आ रहा है कबीर ऑस्ट्रेलिया तेरी हंसी मिटाने।
सुबह सुबह मैथिली उठी तो 6 बज गए थे। वह झटके से उठी और जिम की तरफ भागी क्योंकि आज उसे लेट हो गया था। अब तो बीर उसे पक्का 4 बात सुनाएगा। इन 2 सालों में बीर और उसकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। सब कुछ तो खो चुके थे दोनों, अब सिर्फ एक दूसरे का ही तो सहारा था और बदला लेने का जुनून। मैथिली जल्दी से जिम एरिया में पहुंची तो बीर पुशअप कर रहा था। मैथिली भी बगल में रैगिंग करने लगी। बीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर से पुशअप करने लगा। मैथिली, बीर सॉरी यार, आज उठने में लेट हो गया। रात को लेट सोए थे ना, शायद उसी के लिए हो सकता है आंखें लेट में खुली। बीर, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये नींद हमें लेकर डूब सकती है। अगर घर की जगह कहीं और होती तो क्या करते? तुम्हारी दुश्मन तुम्हारा सोचा है? 2 साल की कुर्बानी हम लोग ऐसे जाया नहीं कर सकते, ये तुम भी जानती हो, इसीलिए आगे से ध्यान देना। मैथिली, ये लास्ट था, आज के बाद नहीं होगा, प्रॉमिस। बीर, होना भी नहीं चाहिए। और फिर उसको एक्सरसाइज में मदद करने लगता है। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद दोनों अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होकर डिनर करते हैं और फिर मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ प्रोजेक्ट लगा हुआ था और बीर के हाथ में रिमोट था। सबसे पहले महेंद्र प्रताप की तस्वीर आती है जिसे दोनों देख अपनी मुट्ठी कस लेते हैं, फिर कबीर की और उसके बाद उसके मास्टर पॉपुलर बांडेड लोगों का जो उसके फैमिली के नरसंहार में महेंद्र प्रताप के साथ थे। बीर मैथिली की तरफ देखकर बोला, सबकी तस्वीर ध्यान से देख लो, शायद आगे फिर देखने का मौका ना मिले, इसलिए आगे कोई भी गलती हमारी पर भी भारी पड़ सकती है, इसीलिए कोई गलती की गुंजाइश अब नहीं रहनी चाहिए। मैथिली, आगे क्या करना है? हम कैसे पहुंचेंगे उन सब तक? फिर हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे हमारे पास मैथिली को ढूंढते हुए, क्योंकि राजवीर सिंह ठाकुर की इकलौती निशानी बची है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? महेंद्र प्रताप को अब सब नहीं यकीन हो गया कि तुम सब पता है, तभी तुम गायब थी और कबीर तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा और तक होगा आगाज हमारे मिशन का। मैथिली, वो कैसे? बीर बोलता है, क्योंकि कबीर तुम्हें चील की तरह ढूंढ रहा है, बस उसको किसी भी तरह से यह पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, फिर देखो खेल, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। उसने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गायब हो जाओगी, नहीं तो वो तुम्हें गायब होने का मौका भी नहीं देता। मैथिली स्माइल के साथ बोली, ऐसा क्या? तब तो जल्दी से मिलना पड़ेगा इस कबीर से। बीर, इतना ही आसान नहीं है उस तक पहुंचना, क्योंकि उसे बहुत कम लोगों ने देखा है और जो तस्वीर हमारे पास है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तस्वीर है भी या नहीं। जैसे हम डबल मीनिंग में चल रहे हैं, वैसे उसको भी कितने रूप हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर असली कबीर दिखता कैसा है। वर्ल्ड लेवल का ताकत रखता है, यहाँ की सरकार तक हिलाने का हिम्मत रखता है। मैथिली झल्ला जाती है और बोलती है, उसके गुणगान करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो या आगे क्या करना है वो बताने के लिए? बीर, मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने के लिए लाया हूँ कि तुम उसके हर मूवमेंट पर अपना बचाव कर सको। ऐसे ही नहीं घुमा रहा। वो पहली बार था जब वो तुम्हें अबोर्ड देने आया था, नहीं तो कभी किसी भी अबोर्ड फंक्शन में नहीं गया। मैथिली, मुझे पता होता तो उसके हाथ से अबोर्ड लेने के बजाय उसको वही मार देती, कम से कम मेरी फैमिली तो मेरे साथ होती। बीर, पीछे की बातें छोड़ो और आगे पर ध्यान दो, आज मीडिया के सामने तुम्हें जाना है। मैथिली गुस्से में बोलती है, व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? बीर, पहले पूरी बात सुनो। मीडिया के सामने मैथिली नहीं जाएगी, निया बजाज जाएगी, मैथिली की सेक्रेटरी, और वो तुम हो जो 2 साल से न्यूयॉर्क में रहकर उसका बिजनेस संभाल रही हो, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम के कारण तुम्हें यहाँ आकर देखना पड़ रहा है, और जैसे ही ये बात कबीर को पता चलेगी वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा और उसके बाद का खेल हम तब शुरू करेंगे। मैथिली, लेकिन अगर निया बजाज के पीछे की लाइफ खंगोला गया तो उसे पता चल जाएगा कि निया बजाज कोई थी ही नहीं। बीर, उन सब चीजों का प्लान मैंने पहले ही पूरा कर लिया है, तुम परेशान मत हो, बस निया बजाज शाम के 4 बजे तक चाहिए, वो भी मीडिया के सामने। मैथिली, ओके, पहले ही मिल जाएगी निया बजाज तुम्हें, तुम जाके मीडिया तक ये खबर पहुंचा दो कि मैथिली की सेक्रेटरी निया बजाज इंडिया आ चुकी है।
वीर, इससे कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी मीडिया सूंघ रही है, बस हवा की जरूरत है। उसको फिर देखो, कमाल कहकर चला जाता है और मैथिली अपने रूम में चली जाती है। 2 घंटे बाद हर न्यूज चैनल पर बस एक ही बात चल रही थी, मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर कहाँ है? अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन आज 2 साल से उनकी कंपनी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली मिस निया बजाज, जो न्यूयॉर्क में रहकर उनका बिजनेस संभाल रही थी, आज इंडिया लौट आई है। आज तक निया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन शाम 4 बजे वो अपना पहला इंटरव्यू देने वाली है। तो बने रहे एक्सक्यूजेड न्यूज चैनल के साथ, जो आपको हर मिनट का ताज़ा अपडेट देता रहता है। ये खबर आग से भी तेज फैल गई। हर कोई भी जानना चाहता था कि आखिर मैथिली कहाँ है और ये नई लड़की है कौन, जो अपने आप को निया बजाज अर्थात मैथिली की सेक्रेटरी बोल रही है। हर कोई जानने के लिए काफी एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी सबको इंतजार करना था शाम के 4 बजने का, क्योंकि अब ये वही बात बता सकती थी। जब यह खबर जोसेफ तक पहुंची तो उसने जल्दी से कबीर को न्यूज चैनल खोलने को बोला, लेकिन कबीर उस टाइम फॉरेन फ्लाइट के साथ मीटिंग में था, इसलिए उसने उसे बाद में देखने को बोला। जैसे ही फोन रखना चाहा जोसेफ पर मैथिली मैम के बारे में न्यूज है। जैसे ही मैथिली का नाम कबीर ने कानों में गई तो वह झट से अपने बगल में रखा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और सारी मीटिंग कैंसिल कर दिए। वो ध्यान से सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बस चल रही थी, मैथिली कहाँ है और ये सेक्रेटरी। उसे बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मीडिया वाले कहना क्या चाह रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई सेक्रेटरी कैसे संभाल सकती है? और हर साल जो बिजनेस पर्सन अवार्ड मिलता वो किसको मिलता है? कबीर वही सब सोचते हुए जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अभी इंटरव्यू देने में 2 घंटे बाकी है, मतलब मुझे भी इस इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बात मैथिली से जुड़ी है तो देखना ही पड़ेगा। देखे तो आखिर ये सेक्रेटरी है कौन जो मैथिली की जगह काम कर रही थी। अगर ये सच में उसकी कनेक्टेड है तो मैथिली को जरूर जानती होगी। फिर उसके जोसेफ को फोन किया और कुछ बोलकर फोन रख दिया। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, उसके पास भी यह खबर पहुंच गई थी कि मैथिली की जगह उसकी सेक्रेटरी उसका बिजनेस संभाल रही थी और अब इंडिया में आ चुकी है। महेंद्र प्रताप, मोंटी पता करो कहाँ छुपी है राजवीर की आखिरी निशानी। अब वो नहीं बचनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में ये तो जिंदा या मुर्दा ला कर दो उसे। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। इससे पहले कि मैं कबीर को ढूंढ कर सच्चाई बताए, तब तक हमें उस तक पहुंच जाना चाहिए। समझे सबके सब, मैं राजवीर को कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता। मंटी सर झुकाकर यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। महेंद्र प्रताप, कबीर देख तू, अब फिर से मैं कैसे तुझे अपने इशारे पे ना चाहता हूँ। एक बार ये लड़की मिल जाए बस। शाम के 4 बजे मीडिया का हुजूम उमड़ा था। ठाकुर विला की बाहर सबकी निगाहें टीवी पर ही टिकी थी कि इंटरव्यू आएगा। पूरा शहर जानना चाहता था कि किधर है मैथिली, आज तक कहाँ थी और ऐसे गायब कहाँ हो गई। क्या उसे पता था कि उसके फैमिली की कातिल कौन है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया पूछना चाहती थी और निया का इंतजार कर रही थी। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।